नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्री पांडे, रायपुर ब्रांच से। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षक भर्ती 2023 में कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपको सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के 2023 में पूछे गए कंप्यूटर से आए प्रश्नों का विश्लेषण दिया था। और आज शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नों पर हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आने वाले समय में शिक्षक भर्ती एग्जामिनेशन होने हैं, छात्रावास का भी एग्जामिनेशन कभी ना कभी होना ही है, प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जामिनेशन होना है, आरआई का एग्जामिनेशन, पटवारी का एग्जामिनेशन, कभी ना कभी ये सारे एग्जामिनेशन आपके होने हैं। और सभी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उभर के सामने में आता है, अपना वेटेज रखता है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जिसमें मैंने एमसीक्यूज की जानकारी आपको दी है। उसके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप बिल्कुल जाइए और सारे वीडियोस को देखिए। आप पाएंगे कि एग्जामिनेशन में जो लगभग प्रश्न आए आपको उन्हीं वीडियो से आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए बात करते हैं। एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में रायपुर में शिक्षक भर्ती की क्लासेस चल रही हैं, पृथक क्लासेस चल रही हैं। स्पेशली वो जो कोर्स ही डिजाइन किया है शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आए और बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। चलिए बात करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न 2023 में पूछे गए थे, उसी आधार पर प्रश्नों का स्तर 2024 में भी हो सकता है। पहला प्रश्न हम लेते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है खाली स्थान से, ए एस्ट्रिक से, बी माइनस से, सी क्वेश्चन मार्क से और डी इक्वल्स टू के निशान से। तो ध्यान देंगे कि हमारा उत्तर होगा यहां पर डी इक्वल्स टू के निशान से होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है कि ये जब बात आती है कि एक्सेल क्या है, तो भाई सबसे पहले एक्सेल है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि क्या काम करता है, इसे हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसमें रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल्स का एक टेबल बन के तैयार होता है और उन सेल के टेबल्स पे हम क्या करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं और डेटा एंट्री कर कर उसमें किसी भी प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर्मूला के माध्यम से या लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसका एक प्रारूप मैं आपको दिखाता हूं। जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से आपको सेल बनता दिखाई दे रहा है और सेल का एक पर्टिकुलर हमको एक टेबल बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो इस तरीके से जो आकृति हमको दिखाई देती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है। और वर्टिकल जो हमको दिखाई देता है वो हमारा क्या कहलाता है, रो कहलाता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से हमें क्या बनता है, सेल बनता है और इसी सेल में हम क्या करते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं। ठीक है, प्रत्येक कॉलम का यहां पर एक नाम से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी आप देख सकते हैं। और वहीं पर जो रो रहता है, रो को भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके रो का भी नाम दिया जाता है। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन जो होता है वहां पर बन जाता है हमारा क्या, सेल कहते हैं उसे। जिस भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। जैसे कि मैं यहां पर सेल सेलेक्ट करता हूं, ये जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया तो क्या होगा, इंटरसेक्शन देखते हैं कि बी और यहां पर से आया 3, तो इस सेल का नाम हो जाएगा क्या, B3। ये इसका रेफरेंस एड्रेस होगा B3। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरसेक्शन किया जाता है। अब बात आती है फॉर्मूला की। प्रत्येक अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए पहले से डिजाइन इसमें प्री डिफाइंड फॉर्मूला रहते हैं। फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, तो फॉर्मूला की शुरुआत होती है इक्वल्स टू के निशान से। ठीक है, और फॉर्मूला, जिस भी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है आप उस फॉर्मूला का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं हम यहां पर सम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फिर फॉर्मूला का नाम लिखेंगे और फॉर्मूला का नाम लिखने के बाद रेफरेंस एड्रेस हम लिखते हैं कि किस सेल से किस सेल तक की वैल्यू को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पर आप देखिए कि हम चाहते हैं कि हमारा सेल नंबर B3 मतलब ये वाला सेल से लेकर हम जोड़ना चाहते हैं B6 को, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक को हम जोड़ना चाहते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे क्या, सेल नंबर B3 कोलोन का निशान और B6। जैसे ही हम ये लिखेंगे हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये सारी संख्याएं जुड़ के हमें यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। अब बात आती है कि हम किसी भी फॉर्मूला को कहां पर लिखें। तो फॉर्मूला लिखने के लिए दो जगह, जो ऊपर में आपको फंक्शन बॉक्स फार्मूला बार आपको दिखाई देता है, आप यहां पर किसी भी सेल को सेलेक्ट करें और फॉर्मूला को आप यहां पर लिख सकते हैं, या फिर
आप सेल को सेलेक्ट कर कर बिल्कुल उसी ही लोकेशन पे आप क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लिख देंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न ये था कि शुरुआत कहां से होती है, तो इक्वल्स टू के निशान से होती है, फिर फॉर्मूला का नाम लिखा जाता है, फिर एड्रेस का रेफरेंस सेल रेफरेंस लिखा जाता है, सेल एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, कोलोन का निशान बीच में होता है। जैसे कि यहां पर आप देखिए इक्वल टू सम A1 से A5, तो यहां पर लिखा हुआ है, वहीं पर काउंट फॉर्मूला, एवरेज निकालने के लिए एवरेज, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिन फॉर्मूला, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स फॉर्मूला, इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल फॉर्मूला है, इफ एल्स, ऐसे बहुत से फॉर्मूला होते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे कि फॉर्मूला हमें इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है, खेल, मौसम पूर्वानुमान, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, समझिए उपरोक्त सभी। देखिए बहुत ही सामान्य प्रश्न है, ये जो कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ के जाएगा तो इस क्वेश्चन को बना लेगा, क्योंकि भाई ये तो सभी जगह पे होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है, गूगल, जीमेल, याहू मेल, लिनक्स। ये भी बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल से कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें एक सामान्य जानकारी में आती हैं जी। तो जो लिखा है सिलेबस में कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी से यहाँ प्रश्न पूछा है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा क्या, गूगल एक सर्च इंजन है। वहीं पर जीमेल क्या है, तो ये मेल प्रोवाइडर है, ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइडर है, ठीक है। और याहू मेल भी क्या है, हमको मेल करने की सुविधा प्रदान करता है, तो ईमेल करने की सुविधा प्रदान करते हैं याहू मेल और जीमेल। और वहीं पर लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, GUI प्रोवाइड करता है लिनक्स, ठीक है। तो सर्च इंजन की बात करते हैं तो जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, डकडकगो, ये सब हमारे क्या है, सर्च इंजन है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगली बात करते हैं सर्च इंजन के विषय में। तो देखिए कुछ सर्च इंजन के नाम हम यहाँ पर देखते हैं। पहला है क्या हमारा गूगल, दूसरा है याहू सर्च, तीसरा डकडकगो, चौथा AOL सर्च, ब्रेव सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है जी, बिंग है। और एक और आ जाता है आपका MSN, ये भी याद रखना माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ask.com ये भी एक सर्च इंजन है। येंडेक्स, बाइडू, तो बाइडू जो है ये चाइना का सर्च इंजन है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि चाइना का सर्च इंजन इनमें से कौन सा है, तो बाइडू है, ठीक है। तो ये कुछ सर्च इंजन के नाम है, ये सामान्य बहुतायत पूछे जाने वाले सर्च इंजन है, इनको भी आप क्या कर लें, याद करके रखना है आपको। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में से है, परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल, शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो ये हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा जी हमारा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS ऑफिस, यूनिक्स, डॉस, विंडोज, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि MS ऑफिस जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और वहीं पर डॉस, यूनिक्स और विंडोज, ये तीनों के तीनों हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, और ये तीनों के तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से यूनिक्स और विंडोज दोनों GUI पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं पर डॉस जो है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस एक खाली स्थान है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। देखिए यहां पर एक प्रश्न पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये क्या था, MS ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। लगभग वैसे ही मिलता जुलता प्रश्न उसी ही एग्जामिनेशन ने पूछ दिया कि MS ऑफिस एक खाली स्थान है। तो भाई MS ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अभी हमने देखा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वायरस, हार्डवेयर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहां पर हम लोगों को ना अंदर समझना पड़ेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो जनरली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने से लेकर बंद करते तक उसकी आंतरिक और बाह्य क्रियाविधि को संचालित करने के लिए, सिस्टमेटिकली उसको मैनेज करने के लिए
जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे कि यहां पर देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर चर्चा करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बेसिकली चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है आपका विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो सारे सिस्टम जो कंप्यूटर को बेसिकली चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो ही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर ये विंडोज का स्क्रीन में ना डालूं इस पर, मतलब ये विंडोज को मैं इंस्टॉल ना करूं, तो क्या होगा? ये सारे जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं एप्लीकेशन चाहिए, मैं रन नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब क्या कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को रन नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की किसी स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए बनाया गया हो, वो क्या कहलाता है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस एक्सेस, ये क्या आपका डेटाबेस बनाने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वहीं पर जीमेल से आप मेल कर सकते हो, नेटफ्लिक्स में आप मूवी देख सकते हो, गूगल डॉक्स में डॉक्यूमेंट सेव और शेयर कर सकते हो, पीडीएफ पे आप पीडीएफ शेयर कर सकते हो। ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप ऑडियो प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही डिफरेंस है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम में कंप्यूटर की सारी बेसिक क्रियाविधि को संचालित करने के लिए डाला जाता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है, ठीक है कि नहीं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअली बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अब वहीं पर व्यापक अर्थ में सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायरस है, स्प्रेडशीट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायरस क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है। पीस ऑफ कोड एक छोटा प्रोग्राम होता है, ठीक है कि नहीं? और ये छोटा प्रोग्राम हमारे सिस्टम में किसी भी फाइल के साथ अटैच हो सकता है और अटैच होकर हमारे सिस्टम की फाइल को करप्ट कर सकता है, ठीक है। जिससे कि हमारे सिस्टम की क्रियाविधि क्या हो सकती है? स्लो हो सकती है। वायरस हमारे सिस्टम में आता कहां से है? तो ये इंटरनेट के माध्यम से भी आ सकता है और किसी भी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से भी हमारे सिस्टम में आ सकता है, जैसे कि सीडी, डीवीडीज, पेन ड्राइव के माध्यम से हमारे सिस्टम में प्रवेश करता है। ये एक पीस ऑफ कोड होता है। जब तक इस पीस ऑफ कोड को डबल क्लिक करके ओपन नहीं करोगे तब तक ये सिस्टम में नहीं फैलता है, ठीक है कि नहीं? ये स्थिर रहता है। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिस्टम में फैल जाता है और हमारी किसी भी फाइल के साथ अटैच हो सकता है। इसके बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ये अपनी फाइल्स की कॉपी खुद भी बना सकता है, ठीक है। ये बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित कर सकता है। ये अपनी कॉपी बार बार बना सकता है और हर बार अपने रूप को भी बदल सकता है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है कि नहीं? तो वायरस है क्या? तो पीस ऑफ कोड है। पीस ऑफ कोड है मतलब प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब क्या? सॉफ्टवेयर के रूप में आ जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सॉफ्टवेयर है वायरस। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्कैनर एक खालिस्तान डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मेमोरी, आउटपुट डिवाइस बाह्य मेमोरी। तो स्कैनर क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? ये हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। देखिए पूछता है कि स्कैनर का क्या काम है, तो ये हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी के रूप में स्कैन करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारे पास पेपर में कोई भी कॉपी है, उसको हम क्या करेंगे? स्कैनर के अंदर में रखेंगे तो उसको डिजिटली कन्वर्ट कर देगा। किस रूप में? इमेज के रूप में कन्वर्ट कर देगा। देखिए स्कैनर से स्कैन किए हुए इमेज को, मान लेते हैं कि इस स्कैनर में ABCD ऐसा लिखा हुआ है, इसको आपने स्कैन किया। तो स्कैन करने के बाद जब ये डिजिटली स्टोर होता है तो इसको हम क्या करते हैं? इमेज के रूप में ही एडिट कर सकते हैं। इमेज के रूप में ही एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में एडिट नहीं कर सकते हैं। और स्कैनर से स्कैन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमें बीट मैप इमेज के रूप में क्या हो जाता है? सिस्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। स्कैनर जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? तो ये भी ध्यान देंगे, ये है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि ये प्रकाशिकी तकनीक का प्रयोग करता है।
डेटा को इनपुट लेने के लिए। ये जो स्कैनर होते हैं ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक जो आप हाथ में रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर, और जो दूसरा होता है जो सतह पर रखा जाता है इसे कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। तो दो प्रकार के स्कैनर हुए, फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर। इस प्रकार आपने देखा होगा जो हमारा बार कोड रीडर है, ठीक है, MICR है, तो ये हैंड हेल्ड प्रकार के भी हमारे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोम खाली स्थान मेमोरी है, स्थायी एवं परिवर्तनशील, अस्थाई, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील, कार्यशील। तो देखिए कंप्यूटर की मेमोरीज पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर इसका उत्तर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट मतलब कि जिसको आप लोग डब्बा CPU कहते हो, उस CPU के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड के अंदर कुछ मेमोरीज लगाई जाती हैं, उन मेमोरीज पर अब अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी होती है, उस मेमोरी का नाम है हमारा रजिस्टर। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है, सबसे तीव्र मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद CPU से जुड़ी एक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। इस मेमोरी में कंप्यूटर में बार बार CPU द्वारा बार बार उपयोग में आया, यूज किया गया कमांड स्टोर होता है। बार बार यूज किया गया इंस्ट्रक्शन या कमांड किसमें, कैश मेमोरी में स्टोर होता है। फिर बात करते हैं रैम की। तो रैम में क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं तो वो रन करते समय वो प्रोग्राम कहां पर होता है, रैम में होता है। तो यहां पर क्या होता है, रनिंग प्रोग्राम या रनिंग सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर स्थायी रूप से कहां पर स्टोर रहता है, हमारा हार्ड डिस्क में। कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग है, कोई भी फाइल है, कोई PDF है, कोई इमेज है, वो सब कहां पर स्टोर रहेगा, परमानेंट स्थिर रूप से हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर रहेगा। अब इनमें से बात करते हैं स्थायी और अस्थायी होने की। अगर अचानक से बिजली चली जाए तो बिजली चले जाने के बाद हार्ड डिस्क का डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, उसमें स्थायी परमानेंट रूप से स्टोर रहता है। तो मतलब हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी हो गई, ये हो गई स्थायी मेमोरी, इसका डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, तो ये स्थायी मेमोरी हो गई आपकी। और अपरिवर्तनशील है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। डेटा डालेंगे तो डेटा उसमें आ जाएगा, बट डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थायी है। अब बात करते हैं रैम की बात। रैम में क्या होता है, जैसे ही बिजली का सप्लाई इसमें बंद होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो रैम का डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, वहां से डेटा हट जाता है। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी हो गई, रैम हो गई हमारी अस्थायी मेमोरी और परिवर्तनशील हो गई। रैम क्या हो गया, अस्थायी हुआ और परिवर्तनशील हुआ। वैसे ही कैश का भी डेटा क्लियर हो जाता है और रजिस्टर का भी डेटा क्लियर हो जाता है। तो तीन मेमोरी अस्थायी दिखाई दे रही है यहां पर, हमारा रजिस्टर, कैश और रैम, ये तीनों के तीनों हमारी अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं रोम के विषय में। रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रोम भी हमारी प्राथमिक मेमोरी है, और रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है। क्यों स्थायी मेमोरी है, रोम इसलिए स्थायी मेमोरी है, रोम में होता क्या है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो निर्देश होते हैं, कंप्यूटर को प्रारंभिक रूप से स्टार्ट करते समय जिस निर्देशों को पालन करके कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वो सारे निर्देश किस में लिखे रहते हैं, रोम में लिखे रहते हैं। रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये कौन बनाता है, तो कंप्यूटर की निर्माता कंपनी रोम में निर्देश लिख के कंप्यूटर के साथ देती है, ताकि जब बटन दबा के पहली बार कंप्यूटर को चालू करो तो वो प्रॉपर क्या करे, वर्क करे। और अगर इसका डेटा मिट जाएगा तो बार बार कंप्यूटर अपने आप कैसे चालू हो पाएगा। तो इसीलिए एक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी स्थायी रूप से दी गई है, वो मेमोरी कौन सी है, हमारी रोम। और इसका डेटा बिल्कुल भी नहीं बदलता, वो अपरिवर्तनशील रहता है, जैसा कंपनी ने बना के दिया है वो वैसा ही वैसा वहां पर रहता है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, रोम किस प्रकार की मेमोरी है, स्थायी भी है और अपरिवर्तनशील है। इसका डेटा क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो कौन कौन सी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है, तो ध्यान रखिएगा वो मेमोरी जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है, वह सारी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी होती है। रजिस्टर, कैश, रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी हैं, और इनमें से रजिस्टर, कैश और रैम जो है ये अस्थायी मेमोरी है। इनका डेटा बिजली सप्लाई बंद होने के बाद चला जाता है, और वहीं पर रोम जो है वो एक स्थायी मेमोरी है,
और ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है। तो कभी प्रश्न ये पूछ दे कि वह कौन सी मेमोरी है जो प्राथमिक होने के साथ साथ स्थायी है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, रोम। इसके बाद इस मदरबोर्ड से बाहर जितने भी डिवाइस है, जितने भी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब के सब द्वितीयक मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने मेमोरी के विषय में भी एक छोटी सी चर्चा अपनी कर ली। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया में शामिल है ऑडियो, वीडियो, ऑडियो एवं वीडियो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो दोनों शामिल है। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि का उपयोग किया जाता है, तो यह कहलाता है मल्टीमीडिया। मीडिया क्या, मीडियम, कम्युनिकेशन का मीडियम, ठीक है। जब कम्युनिकेशन के लिए एक से अधिक मीडियम का आप प्रयोग करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी मीडिया कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर 10 प्रश्न होते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो प्रश्नों का स्तर है बड़ा सामान्य सा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के प्रश्न यहां से नहीं पूछे जाते हैं, पर आपको सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम एक प्रॉपर क्लास जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए भी कंप्यूटर की एक प्रॉपर क्लास चल रही है रायपुर ब्रांच में, और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की पूरी बैच चल रही है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल आइए हमारे साथ और एक बार एक्सपीरियंस लेके देखिए क्लास का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद।